अध्याय 16। आप और मैं। 2000 के दशक की शुरुआत में .com बुलबुले के फटने से घरेलू संपत्ति में $6.2 ट्रिलियन की कमी आई। हाउसिंग बबल के अंत में $8 ट्रिलियन से अधिक की कटौती हुई। सामाजिक रूप से विनाशकारी वित्तीय बुलबुले कैसे हो सकते हैं, इस पर काबू पाना कठिन है। वे जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये बातें क्यों होती हैं और वे क्यों होते रहते हैं? हम अपने सबक क्यों नहीं सीख सकते? यहाँ सामान्य उत्तर यह है कि लोग लालची होते हैं और लालच मानव स्वभाव की एक अमिट विशेषता है। यह सच हो सकता है और यह अधिकांश के लिए पर्याप्त उत्तर है। लेकिन अध्याय 1 से याद रखें, कोई भी पागल नहीं है। लोग वित्तीय निर्णय लेते हैं जिसका उन्हें पछतावा होता है, और वे अक्सर दुर्लभ जानकारी और बिना तर्क के ऐसा करते हैं। लेकिन फैसले उनके लिए मायने रखते थे जब वे किए गए थे। लालच पर बुलबुलों को दोष देने और वहां रुकने से इस बारे में महत्वपूर्ण सबक छूट जाते हैं कि लोग लालची फैसलों की तरह दिखने वाले को कैसे और क्यों तर्कसंगत बनाते हैं। बुलबुले से सीखना मुश्किल क्यों है, इसका एक हिस्सा यह है कि वे कैंसर की तरह नहीं हैं, जहां एक बायोप्सी हमें एक स्पष्ट चेतावनी और निदान देता है। वे एक राजनीतिक दल के उत्थान और पतन के करीब हैं, जहां परिणाम को दूर से ही जाना जाता है लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती है। निवेश रिटर्न के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर है और किसी को हर समय हर संपत्ति का मालिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि केवल बुलबुले का विचार हमेशा विवादास्पद रहेगा, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचना चाहता कि उनके पास एक अधिक मूल्यवान संपत्ति है। अंत में हम सबक सीखने की तुलना में निंदक उंगलियों को इंगित करने की अधिक संभावना रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी पूरी तरह से समझा पाएंगे कि बुलबुले क्यों होते हैं। यह पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। लगभग हमेशा कई कारण होते हैं, उनमें से कई परस्पर विरोधी, सभी विवादास्पद होते हैं। सरल उत्तरों के लिए यह बहुत जटिल विषय है, लेकिन मैं एक कारण प्रस्तावित करता हूं कि ऐसा होता है कि दोनों की अनदेखी हो जाती है और व्यक्तिगत रूप से आप पर लागू होती है। निवेशक अक्सर अन्य निवेशकों से सहज रूप से संकेत लेते हैं जो उनसे अलग खेल खेल रहे हैं। वित्त में एक विचार मौजूद है जो निर्दोष लगता है लेकिन उसने अपूरणीय क्षति की है। यह धारणा है कि संपत्ति की दुनिया में एक तर्कसंगत कीमत होती है जहां निवेशकों के अलग अलग लक्ष्य और समय क्षितिज होते हैं। अपने आप से पूछें, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना भुगतान करना चाहिए? उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 साल का समय क्षितिज है? फिर भुगतान की जाने वाली स्मार्ट कीमत में अगले 30 वर्षों में गूगल के रियायती नकदी प्रवाह का एक शांत विश्लेषण शामिल है। क्या आप 10 साल के भीतर कैश आउट करना चाहते हैं? फिर भुगतान की जाने वाली कीमत का पता अगले दशक में तकनीकी उद्योग की क्षमता के विश्लेषण से लगाया जा सकता है और क्या गूगल प्रबंधन अपने दृष्टिकोण पर अमल कर सकता है। क्या आप 1 साल के भीतर बेचना चाहते हैं? फिर गूगल के वर्तमान उत्पाद बिक्री चक्रों पर ध्यान दें और क्या हमारे पास एक भालू बाजार होगा? क्या आप एक दिन के व्यापारी हैं? तब भुगतान करने की स्मार्ट कीमत कौन परवाह करता है, क्योंकि आप अभी और दोपहर के भोजन के बीच जो कुछ भी होता है उसमें से कुछ रुपए निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जा सकता है। जब निवेशकों के पास अलग अलग लक्ष्य और समय के क्षितिज होते हैं और वे हर परिसंपत्ति वर्ग में करते हैं कीमतें जो एक व्यक्ति के लिए हास्यास्पद लगती हैं, वे दूसरे के लिए समझ में आ सकती हैं, क्योंकि जिन कारकों पर निवेशक ध्यान देते हैं वे अलग अलग होते हैं। 1990 के दशक के .com बुलबुले को ही लें। लोग याहू 1999 में स्टॉक करें और कहें वो पागल था। 1 अरब गुना राजस्व मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कई निवेशक जिनके पास याहू
1999 में स्टॉक का समय क्षितिज इतना कम था कि यह उनके लिए एक हास्यास्पद कीमत चुकाने के लिए समझ में आया। एक दिन का व्यापारी याहू। जब तक यह उस दिन सही दिशा में चला गया, तब तक यह $5 प्रति शेयर या $500 प्रति शेयर पर था, और यह किया वर्षों तक। वित्त का एक लौह नियम यह है कि धन का पीछा उस अधिकतम सीमा तक करता है जो वो कर सकता है। यदि किसी परिसंपत्ति में गति है, यह समय की अवधि के लिए लगातार बढ़ रही है, यह अल्पकालिक व्यापारियों के एक समूह के लिए यह मानने के लिए पागल नहीं है कि यह आगे बढ़ता रहेगा। अनिश्चित काल तक नहीं, बस थोड़े समय के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता है। मोमेंटम अल्पकालिक व्यापारियों को उचित तरीके से आकर्षित करता है, फिर यह दौड़ के लिए बंद है। बुलबुले तब बनते हैं जब अल्पकालिक रिटर्न की गति पर्याप्त धन को आकर्षित करती है कि निवेशकों का मेकअप ज्यादातर लंबी अवधि से ज्यादातर छोटी अवधि में बदल जाता है। वो प्रक्रिया अपने आप खिलाती है। जैसे जैसे व्यापारी अल्पकालिक रिटर्न बढ़ाते हैं, वे और भी अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं लंबे समय से पहले, और इसमें अक्सर लंबा समय नहीं लगता है। सबसे अधिक अधिकार वाले प्रमुख बाजार मूल्य निर्धारक कम समय के क्षितिज वाले होते हैं। वैल्यूएशन बढ़ने के बारे में बुलबुले इतने ज्यादा नहीं हैं। यह किसी और चीज का सिर्फ एक लक्षण है। जैसे जैसे अधिक अल्पकालिक व्यापारी खेल के मैदान में प्रवेश करते हैं, समय सीमा सिकुड़ती जाती है। यह कहना आम है कि .com बुलबुला भविष्य के बारे में तर्कहीन आशावाद का समय था, लेकिन उस युग की सबसे आम सुर्खियों में से एक रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम की घोषणा थी, जो तब होता है जब निवेशक एक ही दिन में खरीद और बिक्री कर रहे होते हैं। निवेशक, खासकर जो कीमतें तय करते हैं, अगले 20 सालों के बारे में नहीं सोच रहे थे। 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का सालाना कारोबार 120% था, जिसका अर्थ है कि वे अगले 8 महीनों के बारे में सोच रहे थे। तो क्या व्यक्तिगत निवेशक थे जिन्होंने उन म्यूचुअल फंडों को खरीदा था? मैगी महार ने अपनी पुस्तक बुल में लिखा है, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोरकार्डों को उन रिपोर्टों से बदल दिया था जो हर 3 महीने में सामने आती थीं। परिवर्तन ने निवेशकों को प्रदर्शन का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। चार्ट के शीर्ष पर फंड खरीदने के लिए दौड़ पड़े जब वे सबसे महंगे थे। यह दिन के कारोबार, अल्पकालिक विकल्प अनुबंधों और अप टू मिनट मार्केट कमेंट्री का युग था। यह उस तरह की चीज नहीं है जिसे आप दीर्घकालिक विचारों से जोड़ते हैं। 2000 के दशक के मध्य में हाउसिंग बबल के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। अगले 10 वर्षों में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 2 बेडरूम वाले फ्लोरिडा ट्रैक होम के लिए $7 लाख का भुगतान करना उचित नहीं है, लेकिन यह सही समझ में आता है अगर आप कुछ महीनों में घर को तेजी से लाभ कमाने के लिए बढ़ती कीमतों के साथ बाजार में बदलने की योजना बनाते हैं। ठीक वैसा ही जैसा कई लोग बबल के दौरान कर रहे थे। रियल एस्टेट लेन देन पर नजर रखने वाली कंपनी एटम का डेटा अमेरिका में उन घरों की संख्या को दर्शाता है जो 12 महीने की अवधि में एक से अधिक बार बेचे गए, वे फ्लिप किए गए, बुलबुले के दौरान 5 गुना बढ़ गए। 2000 की पहली तिमाही में 20,000 से 2004.54 की पहली तिमाही में 100,000 से अधिक बुलबुले के बाद फ्लिपिंग गिरकर 40,000 प्रति तिमाही से कम हो गई, जहां से यह मोटे तौर पर बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि इन फ्लिपर्स ने लंबी अवधि के मूल्य से किराया अनुपात की परवाह की है, या क्या उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों को दीर्घकालिक आय वृद्धि द्वारा समर्थित किया गया था? बिल्कुल नहीं। वे नंबर उनके खेल के लिए प्रासंगिक नहीं थे। फ्लिपर्स के लिए केवल एक चीज मायने रखती थी कि घर की कीमत इस महीने की तुलना में अगले महीने अधिक होगी, और कई सालों तक यह था। आप इन निवेशकों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं,
आप उन्हें सट्टेबाज कह सकते हैं। आप उन्हें गैर जिम्मेदार कह सकते हैं। आप भारी जोखिम लेने की उनकी इच्छा पर अपना सिर हिला सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सभी को तर्कहीन कह सकते हैं। बुलबुलों का बनना इतना नहीं है कि लोग लंबी अवधि के निवेश में तर्कहीन रूप से भाग ले रहे हैं। वे उन लोगों के बारे में हैं जो कुछ हद तक तर्कसंगत रूप से अल्पकालिक व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, जो गति को पकड़ने के लिए खुद को खिला रहे थे। आप लोगों से क्या उम्मीद करते हैं जब गति एक बड़ी अल्पकालिक वापसी की संभावना पैदा करती है? धैर्यपूर्वक बैठो और देखो। कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि दुनिया कैसे काम करती है। मुनाफे का हमेशा पीछा किया जाएगा, और अल्पकालिक व्यापारी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां लंबी अवधि के निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों को विशेष रूप से मूल्यांकन के आसपास अनदेखा किया जाता है, क्योंकि वे खेले जाने वाले खेल के लिए अप्रासंगिक हैं। यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं और समस्याएं शुरू होती हैं। बुलबुले अपना नुकसान तब करते हैं जब एक गेम खेलने वाले लंबी अवधि के निवेशक दूसरे गेम खेलने वाले अल्पकालिक व्यापारियों से अपना संकेत लेना शुरू करते हैं। 1999 में सिस्को का स्टॉक 300% बढ़कर $60 प्रति शेयर हो गया। उस कीमत पर कंपनी का मूल्य $600 बिलियन था, जो कि पागल है। कुछ लोगों ने वास्तव में सोचा था कि यह इतना लायक था। दिन व्यापारी बस अपनी मस्ती कर रहे थे। अर्थशास्त्री बर्टन मल्कील ने एक बार कहा था कि उस मूल्यांकन पर सिस्को की निहित विकास दर का मतलब है कि यह 20 वर्षों के भीतर संपूर्ण अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1999 में एक लंबी अवधि के निवेशक थे, तो केवल $60 ही खरीदने के लिए उपलब्ध कीमत थी, और बहुत से लोग इसे उस कीमत पर खरीद रहे थे। तो आपने चारों ओर देखा होगा और अपने आप से कहा होगा, वाह, शायद ये अन्य निवेशक कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता। हो सकता है कि आप इसके साथ गए हों। आपने इसके बारे में स्मार्ट भी महसूस किया। आपको जो एहसास नहीं है वो यह है कि जो व्यापारी स्टॉक की सीमांत कीमत निर्धारित कर रहे थे, वे आपसे अलग खेल खेल रहे थे। $60 प्रति शेयर व्यापारियों के लिए एक उचित मूल्य था, क्योंकि उन्होंने दिन के अंत से पहले स्टॉक बेचने की योजना बनाई थी, जब इसकी कीमत शायद अधिक होगी। लेकिन $60 आपके लिए एक आपदा थी, क्योंकि आपने लंबे समय तक शेयर रखने की योजना बनाई थी। ये दोनों निवेशक शायद ही कभी जानते हों कि एक दूसरे का अस्तित्व है, लेकिन वे चालू हैं। एक ही क्षेत्र एक दूसरे की ओर चल रहा है। जब उनके रास्ते आंख बंद करके टकराते हैं तो किसी को चोट लग जाती है। कई वित्त और निवेश निर्णय यह देखने में निहित हैं कि दूसरे लोग क्या करते हैं और या तो उनकी नकल करते हैं या उनके खिलाफ दांव लगाते हैं। लेकिन जब आप नहीं जानते कि कोई व्यक्ति उनके जैसा व्यवहार क्यों करता है, तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि वे कब तक इस तरह से कार्य करना जारी रखेंगे। उनके मन में क्या बदलाव आएगा, या क्या वे कभी अपना सबक सीखेंगे। जब CNBC पर एक कमेंटेटर कहता है, आपको यह स्टॉक खरीदना चाहिए, ध्यान रखें कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। क्या आप एक किशोर मनोरंजन के लिए व्यापार कर रहे हैं? सीमित बजट पर एक बुजुर्ग विधवा? एक हेज फंड मैनेजर तिमाही समाप्त होने से पहले आपकी पुस्तकों को किनारे करने की कोशिश कर रहा है? क्या हमें लगता है कि उन 3 लोगों की प्राथमिकताएं समान हैं, और यह कि कोई विशेष स्टॉक जिस भी स्तर पर कारोबार कर रहा है वो उन तीनों के लिए सही है? यह पागलपन है। यह समझना मुश्किल है कि अन्य निवेशकों के लक्ष्य हमारे मुकाबले अलग हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के एक एंकर को यह एहसास नहीं हो रहा है कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपके अपने से अलग लेंस के माध्यम से देख सकते हैं। बढ़ती कीमतें सभी निवेशकों को इस तरह से राजी करती हैं कि सर्वश्रेष्ठ विपणक ईर्ष्या करते हैं। वे एक ऐसी दवा हैं जो मूल्य सचेत निवेशकों को एक अलग खेल खेलने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों से अपनी वास्तविकता से अलग कर
ओस की आंखों वाले आशावादी में बदल सकते हैं। अलग अलग गेम खेलने वाले लोगों के बहकावे में आने से आपको लगता है कि आपको अपना पैसा खर्च करना चाहिए, यह भी खराब हो सकता है। इतना अधिक उपभोक्ता खर्च विशेष रूप से विकसित देशों में सामाजिक रूप से संचालित होता है, उन लोगों से सूक्ष्म रूप से प्रभावित होता है जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, और किया क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। लेकिन जब हम देख सकते हैं कि अन्य लोग कारों, घरों, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, तो हमें उनके लक्ष्य, चिंताएं और आकांक्षाएं देखने को नहीं मिलती हैं। एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म में भागीदार बनने का लक्ष्य रखने वाले एक युवा वकील को एक उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है कि मुझे एक लेखक जो स्वेटपैंट में काम कर सकता है, उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उसकी खरीदारी ने मेरी खुद की उम्मीदें तय की, तो मैं संभावित निराशा के रास्ते से भटक रहा हूं क्योंकि मैं उसके करियर को बढ़ावा दिए बिना पैसा खर्च कर रहा हूं। हमारे पास अलग अलग शैलियां भी नहीं हो सकती हैं। हम बस एक अलग खेल खेल रहे हैं। मुझे यह पता लगाने में सालों लग गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा मायने रखती हैं, जो आपके अपने समय के क्षितिज को समझने से ज्यादा मायने रखती हैं और आपके द्वारा अलग अलग गेम खेलने वाले लोगों के कार्यों और व्यवहारों से राजी नहीं होती हैं। मुख्य बात जो मैं सुझा सकता हूं, वो यह है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। इसकी पहचान करने के लिए आपके रास्ते से हट रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है कि हम में से कितने लोग करते हैं। हम सभी को पैसा निवेश करने वाले निवेशक कहते हैं जैसे वे बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। सभी समान नियमों के साथ एक ही खेल खेल रहे हैं। जब आपको पता चलता है कि यह धारणा कितनी गलत है, तो आप देखते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। मैं अपना खुद का पैसा कैसे निवेश करता हूं, इसका विवरण अध्याय 20 में दिया गया है। लेकिन वर्षों पहले मैंने लिखा था, मैं एक निष्क्रिय निवेशक हूं जो वास्तविक आर्थिक विकास उत्पन्न करने की दुनिया की क्षमता में आशावादी है और मुझे विश्वास है कि अगले 30 वर्षों में यह वृद्धि अर्जित होगी। मेरे निवेश, ये अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप उस मिशन स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, तो आपको हर उस चीज का एहसास होता है जो इससे असंबंधित है। इस साल बाजार ने क्या किया, या क्या हमारे पास अगले साल मंदी होगी, एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसे मैं नहीं खेल रहा हूं। इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता, और मुझे इसके द्वारा राजी किए जाने का कोई खतरा नहीं है। अगला, चलो निराशावाद के बारे में बात करते हैं।